हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल प्लास ट्यूब पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ALP 2024 की वैकेंसी के बारे में। भले ही वैकेंसी बहुत ही कम आई है, अभी भी शायद ट्विटर कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो अभी जो रनिंग स्टाफ्स का जो एक मेमो था, उसमें से जो सीट सेंक्शन करने के लिए एक लेटर दिया गया है हमारे चेयरमैन को, RRB के सभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को, और सेंक्शन करने के लिए बोला गया है। तो करीब 16,000 प्लस वैकेंसीज जो है वो चांसेस है, हो सकता है अगर बढ़ रहा है तो बढ़ सकती है, लेकिन आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है। वैकेंसी आ गई है तो आपको समझ लीजिए कि आपको तैयारी में लग जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और प्रिपरेशन करना है बढ़िया से। अगर वैकेंसी नहीं भी बढ़ती है फिर भी आपको इतना अच्छे से तैयारी करना है कि वो आपके उतने ही कम सीट्स में ही आपको सिलेक्शन ले लेना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री के लिए, फिर अगले वीडियो में हम मेंस के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको ट्रेड वगैरह का या फिर जो भी आप डिप्लोमा, बीटेक या फिर ITI किए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको अभी से क्या करना चाहिए। तो आप ट्विटर कैंपेन के बारे में सोचिए, अच्छा है क्योंकि आपके ही फ़ायदे की बात है, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ स्टार्ट कर दीजिए। अगर कैंपेन के बाद भी अगर सीट नहीं बढ़ता है और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी रखे हैं, तो सिलेक्शन होना आसान हो जाएगा। लेकिन अब सिर्फ ट्विटर कैंपेन करेंगे और पढ़ाई छोड़ देंगे कि सीट बढ़ेगा तभी पढ़ूंगा, तो इस तरीके से फिर आप बहुत पीछे जा सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आते आते बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, और बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं काफ़ी समय से, पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यू ALP को टारगेट बना के पढ़ भी रहे होंगे। तो कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, इतना आसान नहीं है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो बात करें अगर वैकेंसी की, तो वैकेंसी जो था अनुमानतः जो था आपका आने वाला था करीबन 60-70 हज़ार के बीच में, 60,000 प्लस आने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा उम्मीद धराशायी हो गया। और ये एक डायलॉग है ना, ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न, उसके जैसा है कि तैयारी करने वाले कितने एस्पिरेंट हैं, बेरोजगार कितने एस्पिरेंट्स हैं, और तैयारी करने में बहुत जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इतना आसान नहीं होने वाला है दोस्त। आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुक्स, आप कौन से बुक्स को फॉलो करिए, और बुक्स के साथ साथ मॉक टेस्ट कैसे फॉलो करना है, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको कैसे रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ साथ अपनी तैयारी को इम्प्रूव कैसे करना है। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर बुक की, तो आपको सिलेबस के बारे में दिखा दें। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट बोर्ड, जो CN01/2024 का ये नोटिफिकेशन है। अब आप अगर बात करेंगे हम यहाँ पर, तो ओपनिंग डेट जो है ऑलरेडी दिया गया है 20 जनवरी से, और क्लोजिंग डेट जो है 19 फरवरी तक। ठीक है। ALP आपको पता है लेवल 2 का पोस्ट होता है और इनिशियल पे 19,900 होते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड A1, एज जो है 1 जुलाई 2024 तक आपको 18 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो जो कि बहुत कम है, 5,696 ओनली। ठीक है। अब हम बात करें इंस्ट्रक्शन, तो ये ऑनलाइन के इंस्ट्रक्शन हैं। ये PDF जो है आपको हमारे इंस्टाग्राम पे अगर DM करेंगे तो मिल जाएगा। और बाकी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बता रहा हूँ। वैसे आप यहाँ पर ये एज वाला प्रॉब्लम तो देख चुके हैं, बता दिया हूँ। सिलेक्शन तो RRB जो है आपको एक ही जोन को सिलेक्शन करना है, कोई भी आप जोन से फॉर्म भरने के लिए आपको चुनना है। आगे देखेंगे जोन वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। और इसके बाद आपको एक चीज़ और करना है, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरेंगे तो उस टाइम एक अकाउंट क्रिएट होगा, जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो वो मोबाइल नंबर, ईमेल ID से कुछ से भी अकाउंट क्रिएट हो सकता है। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़िए, अगर साइबर वाले उससे भरवा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भर देगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए आफ्टर 29 फरवरी, तो 20 से लेकर 29 फरवरी तक आपको पे कर देना है जो आपका फ़ी होता है ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद 29 फरवरी से लेकर नॉट इंटेंड बाय एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन का चांस नहीं देता। ठीक है। अब बात करेंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स कैसे शॉर्टलिस्ट करना है। तो ये पीछे भी आप तैयारी कर रहे होंगे या फिर 2018 के ALP के बारे में भी जानते होंगे, तो आपको मालूम होगा, फिर भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर। 15 टाइम्स वैकेंसीज़ का जो है 15 गुना रिजल्ट देंगे ये CBT में। ठीक है ना। इसके बाद ये यहाँ में लिखा हुआ है, हमें इंक्रीज डिक्रीज फॉर रिक्वायरमेंट, ये घट बढ़ भी सकता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। इट विल बेस्ड ऑन CBT 1 मेरिट। ठीक है। इसके बाद मल्टीपल शिफ्ट्स में जो है नॉर्मलाइज मार्क्स भी होगा, जो भी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बैठेंगे तो बहुत सारी शिफ्ट होंगी, पेपर हो सकता है 1-2 महीने चले। इसके बाद हम देखते हैं
तो उसके बाद मोबाइल नंबर पे आपका CBT 2 के लिए इक्वल लेटर आएगा अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपको पता है 1/3 मार्क जो होता है प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड आइटम्स, तो बेस्ड आइटम्स के बारे में आपको पता है एग्ज़ाम्स देने के लिए क्या क्या नहीं लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है। अब बात करते हैं हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस रिक्वायरमेंट प्रोसेस सेल्फ प्रोविजनल सब्जेक्ट टू कैंडिडेट सेटिस्फाइंग ऑल द प्रिस्क्राइब्ड। अगर नीचे दिए गए जो योग्यताएं हैं उसके आधार पर आप खरे हैं, मतलब आपके पास वो योग्यताएं हों तभी आप एलिजिबल हैं, वरना आप कोई दावा नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे कि जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको कौन कौन से चीज़ को और ध्यान रखना चाहिए इस नोटिफिकेशन के अनुसार। तो बाकी सब हम बता देंगे क्योंकि ये फ्री ट्रेन ट्रेवल अथॉरिटी जो SC/ST के लिए होता है ये आपको मालूम होगा। बाकी और वैकेंसीज़ के बारे में बताएंगे। तो वैकेंसीज़ के बारे में ऑलरेडी NHRB में दे चुके हैं। और स्टैंडर्ड मेडिकल्स के बारे में आप बताएंगे तो सबसे टफ मेडिकल होता है क्योंकि आपको एक रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। एवर मेडिकल फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स होना चाहिए। आपका डिस्टेंस विजन जो है वो 6/6 विदाउट ग्लासेस, फॉगिंग टेस्ट भी होना चाहिए। मोस्ट नॉट एक्सेप्टेड, +2 डायबिटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विजन जो है वो 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए या फिर ग्लासेस के साथ भी। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, कलर विजन में आपको पास होना ही है। थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा आपको बाहर कर दिया जाएगा। बाइनोकुलर विजन में भी आपको पास होना है, फील्ड ऑफ विजन में भी पास होना है, नाइट विजन और सभी विजन्स में आपको, ये आपका है मेसोपिक विजन में भी पास होना है। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे एग्ज़ाम्स के बाद हम मेडिकल पे भी बात करेंगे। पूरा ब्रीफली अभी बता रहा हूँ बस, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। और सिटीज़न के बारे में आपको पता है कि आप जो हैं वो इंडिया, नेपाल, भूटान के सिटीज़न हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सबके लिए अलग अलग जो है नियम बनाए हैं। एज लिमिट तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर में। SC/ST के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स है। OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन अगर UR EWS है तो 3 ईयर्स, OBC NCL हैं तो 6 ईयर्स और SC/ST हैं तो 8 ईयर्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं, आप किस किस ग्रुप में हैं तो ये सब आप देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। एज ग्रुप जो है UR में 2/7/1994, 2/7/1991 OBC NCL, SC/ST 2/7/1989 और कैंडिडेट्स लोअर लिमिट जो है वो 1 जुलाई 2006। ठीक है दोस्तों, अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी है प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, जो 19 फरवरी 2024 के पहले तक हो। ठीक है, तो इसका मतलब आप अपीयरिंग में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, दोज अवेटिंग रिजल्ट्स फॉर फाइनल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, तो वे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बाकी हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में, तो किस अभी कैंडिडेट्स के लिए 500 लगता है जो कि बाद में 400 का रिफंड आता है। SC/ST को 250 रुपये देने हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT 1 एग्जामिनेशन फ़ी हैज़ मेंशन्ड अबव। अब ये पैसे जो है रिफंड आता है वो आपको CBT 1 में अगर अपीयर होते हैं तभी मिलेगा, नहीं होते हैं तो नहीं मिलेगा। पेमेंट मोड जो है आप UPI से ऑनलाइन कर सकते हैं, SBI से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अब देखेंगे बात हम कि ये जो पूरे कास्ट वाइज है, माइनॉरिटी डिसीजन, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड, EBC, तो ये सब जो है बाद में बताएंगे। इसका अभी आवश्यकता कुछ भी नहीं है, आप जिस कास्ट के हैं उसके ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो है आप देख सकते हैं, ओनली 1 RRB से आप सिलेक्शन लेंगे। तो पहले स्टेज आपका CBT 1 होता है, सेकंड स्टेज CBT 2 होता है। कंप्यूटर बेस्ड होगा CBET, जिसको साइको भी बोल सकते हैं, उसके बाद DB होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। टोटल 5 स्टेज है, पहले CBT 1, CBT 2, CBET, DV, मेडिकल। ठीक है, अब आपको आगे बताएंगे हम कि फर्स्ट स्टेज CBT 1 में क्या करना है। तो CBT 1 में कुछ नहीं है। CBT 1 में आपके पेपर होते हैं, 60 मिनट का पेपर होता है। CBT 1 में अभी पेपर होने वाला है, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे और मिनिमम मार्क्स 75 होगा मैक्सिमम। पर मार्क्स एक क्वेश्चन 1/3 का यहाँ पर नेगेटिविटी। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी दे चुके हैं। और CBT में बहुत सारे शिफ्ट होंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, तो उस शिफ्ट के आधार पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। रेलवे का नॉर्मलाइजेशन रूल होता है, उसके अनुसार मिनिमम परसेंटेज पास होने के लिए आपको UR EWS 40, OBC NCL 30 और SC/ST जो है वो 30%, SC 25%। ठीक है दोस्तों, अब आपकी बात करते हैं मैथमेटिक्स के बाद। तो टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो ये नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन,
LCM HCF रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम, एज। ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स के। इसके अलावा हमको बताएंगे कि मैथमेटिक्स आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी की बात करें तो एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोग, जंबलिंग वर्ड, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंट एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स, एक्सरसाइज। तो रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप बढ़िया से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी मैथ रीजनिंग को प्रिपेयर करने में। इसके साथ साथ है जनरल साइंस में सीधे देखा रहता है अंडर सेल कवर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो 10th स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं लेकिन बहुत पेपर बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं। पिछले 18 के आपको पेपर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना अच्छा क्वेश्चंस आरआरबी ने पूछा था। करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस जो है आपको जनरल अवेयरनेस से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में कैंडिडेट जो है CBT 2 के लिए जो सेलेक्टेड होंगे नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर, मेरिट के आधार पर वो सेलेक्ट होंगे। और ये है अभी दिया गया है कि 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है, कम बेसी भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के आधार पर। ठीक है दोस्तों। तो फाइनल पैनल से LP प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिक मार्क्स ऑफ CBT 2। तो CBT 1 सिर्फ आपको पास करना है, CBT 2 यानी कि मेंस और CBT के आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी सिलेक्शन के लिए। ठीक है। उसके बाद आप DV के लिए चुने जाएंगे। CBT 2 का सिलेबस क्या है तो CBT 2 कंप्राइज द पार्ट्स ऑफ द पार्ट ए, पार्ट बी। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कौन है तो पार्ट ए में 90 मिनट के 100 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट बी में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल ड्यूरेशन हो गया आपके 2 घंटे 30 मिनट एंड टोटल क्वेश्चन 175। ठीक है। अब इसमें क्या है तो आप देखिए देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, इसमें भी 1/3 है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी डन, ये भी मल्टीपल शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन करा जाएगा। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है मिनिमम मार्क्स के। अब पार्ट ए देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नंबर है, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड पार्ट ए शैल बी कंट्रोल शॉर्टलिस्टेड फॉर कैंडिडेट्स फर्दर स्टेज रिक्वायरमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी एबल टू सिग्निफिकेंट क्वालिफाई 30। पार्ट ए के आधार पर ही आप आगे जाएंगे। पार्ट बी में आपको 35% से पास करना होता है। ठीक है दोस्तों। अब सिलेबस ए क्या है पार्ट के तो सेम आपका जो प्री है ना CBT 1 उसी के आधार पर है, 1-2 एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। तो ये आपका जनरल रीजनिंग और मैथ हो गया। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है बोथ टॉपिक्स कवर्ड अंडर इंजीनियरिंग, ड्राइंग, प्रोजेक्शन, इंस्ट्रूमेंटल लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेजरमेंट्स, मास, वेट, डेस्टिनी, स्पीड्स, इलेक्ट्रिसिटी, लेवर्स ऑफ द सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इटिस। तो ये आपका जो है टेक्निकल पेपर है। अब पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में क्वालिफिकेशन टेस्ट है, नेचर एंड सेल हैव बीन वेरी स्ट्रेट सिलेबस। अब अगर ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं या फिर BTech किए हैं तो आपके जो ट्रेड है, जो ट्रेड आपको चुनना है उसमें आप उसके आधार पर आपका ये पेपर होना है। इसमें आपको क्वालिफाई करना है 35% मार्क्स लाकर। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपको बता दिया गया है कि आपको ITI डिप्लोमा के अनुसार कैसे कैसे अपने सब्जेक्ट्स को चुनने हैं। और ये जो है मेन पार्ट है CBT 2 का पार्ट बी का, तो ये आप देख सकते हैं जो BTech वाले स्टूडेंट है। ठीक है। और CBT में आपको पता है CBT मतलब होता है आपका साइको टेस्ट। तो साइको टेस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो लास्ट का स्टेज आपको बताएंगे CBT में क्या क्या प्रोसीजर होता है। जो रेलवे में ऑलरेडी LP के पद पर सिलेक्टेड है उनके साथ हम बात करेंगे, उनकी अनुभव के आधार पर आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें DV की तो DV उसके बाद का स्टेज होता है जब आप CBT 2 क्रॉस करके मेरिट में आ जाएंगे तब आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद DV के बाद आपका मेडिकल होगा। तो इस प्रकार से आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इन वेबसाइट्स पे डायरेक्ट जाके लीजिएगा। इधर उधर की जो ये पेपर कटिंग या फिर कुछ भी हो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। बाकी कोई भी ऑथेंटिक नोटिस आता है तो हमारे चैनल पे वीडियो एट ए टाइम चल जाएगा। हो सकता है 2-4 घंटे लेट से डले क्योंकि हम खुद जॉब करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सेम टाइम पे वीडियो बनाना, लेकिन डल जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जोन वाइज कितने हैं। अहमदाबाद में आप देख सकते हैं तो टोटल 238 है और एक्सेप्ट में 24। अजमेर में देख सकते हैं तो 228 है आपका 222। बेंगलुरु में 473 थोड़ा ज़्यादा है और 47 एक्स सर्विसमैन। भोपाल में देखें तो भोपाल में 2 जोन आते हैं WCR और WR, ये दोनों मिला करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 284। ठीक है ना। और 22 और 7 जो है 29 आपका एक्स सर्विसमैन। भुवनेश्वर में भी ECUR है, तो एक ECUR साउथ सेंट्रल में भी आता है सिकंदराबाद में, तो इसमें 280 सीट है। और बिलासपुर में CR और SCCR दोनों मिला के मैक्सिमम सीट है। SCCR में देखिए 1192 सीट है। तो सबसे ज़्यादा जो है सीट्स वो आपको बिलासपुर में ही देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। ठीक है दोस्तों। इसके साथ चंडीगढ़ में देखें तो ओनली 66, चेन्नई में देखें तो 148,
गोरखपुर में 43, गुवाहाटी में 62, जम्मू श्रीनगर में 39, कोलकाता में 2 है, ईस्टर्न रेलवे साउथ ईस्टर्न तो 294 इधर है और 91 इधर है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मालदा में देखें तो मालदा में भी ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न दोनों मिला करके 161 और 56 सीट्स हैं। मुंबई में 3 साउथ सेंट्रल में भी आते हैं, WR और CR तीनों मिलाएंगे तो मुंबई में भी लगभग 550 के करीब में सीट आते हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर में देखें तो ओनली 38, ठीक है। पटना में देखें तो ओनली 38, तो ये बहुत कम सीट्स है इसमें। पटना में प्रयागराज में देखें तो NCR में 241, NR में 45 और रांची में देखें तो 153 सीट है SCR में। सिकंदराबाद में ECUR में 199 और SCR में भी मैक्सिमम सीट है। दूसरे नंबर का मैक्सिमम सीट SCR में ही है 559। सिलीगुड़ी में देखें तो ओनली 67, तिरुवनंतपुरम में 70। इस प्रकार टोटल आपके पोस्ट जो हैं 56, 96, 572। ठीक है दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक जानकारी देते हैं। अगली वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि अब आपको सिलेबस के अनुसार कैसे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और डेली किस हिसाब से आपको रूटीन फॉलो करना चाहिए और डेली बेसिस पे हम आपको टारगेट भी दिया करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।